नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले हमने अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड और चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करी थी। अमेरिका और ब्रिटेन का संविधान अलग श्रेणी का संविधान था। ये संविधान अलग श्रेणी का संविधान है। 1789 में इस संविधान की एक प्रमुख बात निकल कर के आई थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए एक क्रांति हुई। राष्ट्रीय सभा ने मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा पारित करी। जो 1789 की क्रांति थी, उसमें निरंकुश शासन तंत्र को समाप्त किया गया और गणतंत्रात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई। गणतंत्रात्मक व्यवस्थापिका के मतलब यह है कि जहाँ का राज्य प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता हो कि और इस प्रकार यहाँ ब्रिटेन व अमेरिका की तरह प्रतिनिधि लोकतंत्र का आगमन हुआ, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित करे। नेपोलियन ने इसे फिर पलट दिया। नेपोलियन बोनापार्ट थे, इन्होंने इसे पलट दिया और 1870 में राजतंत्र का सदैव के लिए अंत हो गया। फ्रांसीसी सबल कार्यपालिका और सबल संसद की व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाने में उलझे रहे, जिसके कारण समय समय पर पुराने संविधान की जगह नया संविधान आता गया। अर्थात जो कार्यपालिका थी उसको सबल बनाया जाए या फिर संसद को सबल बनाया जाए, इसमें आपस में फ्रांसीसी उलझे रहे और फिर क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? इसके परिणाम स्वरूप संविधान बार बार चेंज होते रहे। 1792 से 1799 ये पहला गणतंत्र था। फिर दूसरा गणतंत्र आया 1848 से 1851। फिर तीसरा गणतंत्र आया 1870 से 1940। चौथा गणतंत्र आया 1946 से 1958 और फिर पांचवा गणतंत्र आया 1958 में द गाल ने स्थापित किया। इस प्रकार 1789 के बाद से फ्रांस ने विभिन्न संविधान देखे। जो पांचवा गणतंत्र है उसका संविधान राष्ट्रपति द गाल की उपज है, उनके मस्तिष्क की उपज है और इसलिए इसे द गाल का संविधान कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि फ्रांस के पांचवें गणतंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा द गाल का संविधान, क्योंकि इसमें गणतंत्रवाद तथा बोनापार्टवाद का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद, जब ये संविधान अस्तित्व में आया, उसके बाद नए पदबंध काम में लिए गए, यानी कुछ एक ऐसे पदबंध या शब्दावली काम में ली गई, जैसे द गाल द्वारा रचित प्रतिमान, संसदीय साम्राज्य, एक अव्यवहार्य दस्तावेज, अल्पकालिक विधि, फ्रेंच संवैधानिक इतिहास में सबसे दुश्चरित दस्तावेज आदि इसके रूप में शब्दावली के रूप में प्रयोग किए गए। अब हम संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें क्रमशः बात करेंगे। पहला है एक लिखित व निर्मित संविधान। एक होता है अलिखित और विकसित संविधान, एक होता है एक लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान का मतलब ये होता है कि संविधान सभा के माध्यम से या किसी एक समिति के माध्यम से किसी संविधान का निर्माण हुआ हो। तो फ्रांस का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। शुरुआत में इसमें 89 अनुच्छेद थे जो 15 शीर्षों में बटे हुए थे, लेकिन अब 92 अनुच्छेद 15 शीर्षों में रखे हुए हैं। द गाल के नेतृत्व में बनी समिति ने 2 महीने तक काम किया। जो द गाल के नेतृत्व में समिति बनी थी उसने 2 महीने तक काम किया।
कैबिनेट व संसद ने इसे पास कर दिया और इसके विभागों तथा लोक निर्णय के द्वारा मतदाताओं ने इसकी पुष्टि कर दी। इसके जो भी डिपार्टमेंट थे उनके लोक निर्णय के माध्यम से मतदाताओं ने पुष्टि कर दी। 5 बिंदुओं पर यह संविधान टिका हुआ है, अर्थात जो मूल बिंदु है इस संविधान के लिखित और निर्मित संविधान की जब बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके मुख्य तत्व जो हैं वो 5 हैं। एक तो सर्ववयस्क मताधिकार, दूसरा है संसद के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की पार्लियामेंट के प्रति। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा गणतंत्र व सहायक लोगों के बीच गठित करने की संभावना है। गणतंत्र विशेषता है और इनको सहायक लोगों के बीच गठित करने की संबंधों को गठित करने की संभावना है। अमेरिका व स्विट्जरलैंड की तरह, अमेरिका की और स्विट्जरलैंड की तरह लिखित व निर्मित संविधान है, किंतु यह आपत्ति उठाई जाती है कि इसका रूप है ना ये बहुत ही छोटा और सूक्ष्म है। अब हम बात करते हैं दूसरे कठोर संविधान के बारे में। रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन प्रक्रिया में अगर विशेष प्रकार की प्रणाली अपनाई जाए तो उसे कठोर संविधान की श्रेणी में डालते हैं। संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है व जटिल भी है। अनुच्छेद 89 में इस प्रक्रिया का जिक्र कर दिया गया है जो संशोधन की शुरुआत के बारे में। इसमें कुछ एक बातें हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा शुरुआत हो सकती है। ऐसा उपक्रम संसद के सदस्यों को भी प्राप्त है, अर्थात इनिशिएट करते हैं पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति, और यह संसद के सदस्यों को भी प्राप्त है इनिशिएट करने का। संशोधन के बारे में सरकारी या संसदीय बिल संसद के 2 सत्रों में उसी रूप में पास होने चाहिए। संशोधन के बारे में अगर कोई बिल है सरकारी या संसदीय बिल तो उस संसद के 2 सत्रों में जैसा उन्होंने प्रस्तुत किया वैसे पास होने चाहिए। अगला है लोक निर्णय को पेश किया जाएगा, अर्थात जो भी अपन ने संशोधन की बात की उस पे जनता के लोक निर्णय को रखी जाएगी। बहुमत का समर्थन पाने के बाद संविधान में संशोधन हो जाएगा। जब बहुमत का समर्थन इसको मिल जाएगा तो फिर संशोधन माना जाएगा। प्रस्तावित संशोधन लोक निर्णय के लिए नहीं जाएगा यदि गणतंत्र का राष्ट्रपति संसद को कांग्रेस के रूप में अलग अलग सत्र बुलाए और वहाँ यह प्रस्तावित संशोधन पास माना जाएगा यदि डाले गए शुद्ध मतों का 3/5 भाग उसके पक्ष में हो, तब यह लोक निर्णय के लिए नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा कि जब राष्ट्रपति, गणतंत्र का राष्ट्रपति संसद का कांग्रेस के रूप में अलग अलग सत्र बुला दे, संसद का अलग अलग सत्र बुलाए और वहाँ यह प्रस्तावित संशोधन पास माना जाएगा यदि डाले गए मतों का 3/5 भाग इसके पक्ष में समर्थित कर दे। अगला है राष्ट्रीय सभा का सचिवालय ऐसी कांग्रेस का सचिवालय होगा। जो राष्ट्रीय सभा का सचिवालय है वो कांग्रेस का सचिवालय होगा। संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होगा जब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता संकट में हो। जब राष्ट्र की एकता और अखंडता संकट में हो तो संशोधन की प्रक्रिया प्रयोग में नहीं लाई जाएगी। और अंतिम है कि गणतंत्रात्मक रूप का संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात जो वहाँ की मुख्य विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया राष्ट्रपति के हाथ में है और वह स्वेच्छाचारी तरीके से इसका प्रयोग कर सकता है। अब तीसरी विशेषता है इसकी एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड से भिन्न लेकिन ब्रिटेन के समान फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है। सारा प्रशासन पेरिस से संचालित होता है। केंद्रीय सरकार के पास शासन की सारी शक्तियां होती है। जो केंद्रीय सरकार है उसके पास शासन की सारी शक्तियां होती हैं। स्थानीय प्रशासन की खातिर देश में प्रादेशिक क्षेत्र हैं। स्थानीय प्रशासन को संचालित करने के लिए
प्रादेशिक क्षेत्र भी हैं जो छोटे छोटे इकाइयों में बटे होते हैं, किंतु वे केंद्रीय सरकार के अधीन माने जाते हैं और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती, अर्थात वो स्वायत्त नहीं हो सकते। संसद के जो भी कानून बनाए जाएंगे वो स्थानीय सरकार अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। संसद के जो कानून हैं उनके द्वारा स्थानीय सरकार शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। यहाँ स्थानीय निकायों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक कठोर है। ये अर्थात संसद जो कानून बनाए उनसे वो इकाइयाँ शक्तियाँ प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन फिर भी केंद्र का नियंत्रण ज़्यादा कठोर होता है स्थानीय निकायों पर। गृह विभाग का नियंत्रण इतना कठोर तथा सर्वव्यापी है कि बटन दबाते ही सारे पैर इसमें बसने लगता है, अर्थात जो गृह मंत्रालय का ज़्यादा वर्चस्व होता है। अगला है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण एवं गठबंधन, सेपरेशन ऑफ द पावर, जिसमें व्यवस्थापिका व जो कार्यपालिका है उनमें पृथक्करण होता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी होती है। ब्रिटेन में तो क्या है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी होती है, अर्थात व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनती है, जबकि अमेरिका में पृथक है क्योंकि राष्ट्रपति व मंत्रीगण संसद के सदस्य नहीं होते। फ्रांस में दोनों व्यवस्थाओं का विचित्र गठबंधन देखा जाता है, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक गठबंधन है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री अन्य मंत्रीगण संसद के सदस्य तो नहीं हो सकते, अर्थात अमेरिका कि वहाँ के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, जो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन सरकार के दोनों अंगों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। कैसे कि प्रधानमंत्री व उसके मंत्रीगण संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात जब अब हमारी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उत्तरदायित्व नहीं है, वो उसमें शामिल भी नहीं होते, अर्थात उसके जो मंत्रीगण या राष्ट्रपति होता है उसके सदस्य नहीं होते और वो उसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। लेकिन फ्रांस में अलग स्थिति है कि वहाँ पर वो संसद में से चुने तो नहीं जाते, लेकिन वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री व उसके मंत्रीगण। जब संसद का अविश्वास का प्रस्ताव पास करके सरकार को अपदस्थ भी किया जा सकता है। अगला है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली, यानी एक तरह से अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात वहाँ का सर्वेसर्वा जनता द्वारा चुना जाता है और वह ही सरकार के रूप में यानी राष्ट्राध्यक्ष और शासन का प्रमुख दोनों होता है। अमेरिका फ्रांस में अलग स्थिति है, उसमें है कि फ्रांस में ब्रिटिश व अमेरिकी शासन प्रणाली का दोनों का मिश्रण है, जिसे अर्ध संसदीय कहा जा सकता है। चूंकि इसमें राष्ट्रपति की स्थिति बहुत मजबूत है, अतः इसे अर्ध अध्यक्षीय कहना अधिक उपयुक्त होगा। यानी राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत है, अमेरिका में है वैसे, इसलिए इसे अर्ध अध्यक्षीय कहा जाता है। यानी एक तरह से अर्ध संसदीय संसद की भी अद्भुत मिश्रण है, राष्ट्रपति संसद का और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है, तो इसे अर्ध संसदीय ना कहकर अर्ध अध्यक्षीय ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की भूमिका ज़्यादा सुदृढ़ है। राष्ट्रपति गणतंत्र का अध्यक्ष जो 7 वर्षों के लिए चुना जाता है और उसे पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता था, उसके सलाह से ही अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जो कैबिनेट की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है। इसलिए कैबिनेट वही निर्णय ले जा सकती है जो उसकी इच्छा के अनुकूल हो। अगर भारत की बात करें तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के उसमें होती है। इस प्रकार वह राज्य का ही नहीं शासन का भी अध्यक्ष होता है। फ्रांस में कैबिनेट है किंतु कैबिनेट सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री व उसके मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने प्रधानमंत्री को पदमुक्त कर सकता है। संसद किसी समय आसानी से कैबिनेट को अपदस्थ भी कर सकती है। आरजे न्यूमैन के अनुसार संविधान वास्तव में राजतंत्री है, उसे गणतंत्रीय लिबास पहना दिया गया। एक तरह से क्या है कि वास्तव में जो संविधान है वो राजतंत्री है। राजतंत्री का तात्पर्य क्या होता है कि एक सर्वे सर्वा राजा होता है और वह अपने इच्छानुसार शासन को चलाता है। अब ये जो
न्यूमैन कह रहे हैं कि संविधान वास्तव में है तो राजतंत्रीय, लेकिन उसे गणतंत्रीय लिबास पहना दिया, अर्थात शक्तियाँ राष्ट्रपति को दे दी और उसे कह दिया गया कि जनता का शासन है, गणतंत्र का शासन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस है उसके संविधान की विशेषताओं में एक तो अर्धाध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, पृथक्करण और गठबंधन इनमें देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये जो संस्थात्मक शासन फ्रांस का संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।